Hello dear students, my name is Madhulika, Faculty of Chemistry at Resonance PSPD. Dear students, PSPD डिपार्टमेंट ऑफ रेजोनेंस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं CUET के ऑफिशियल पेपर का, CUET के ऑफिशियल पेपर ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। आपने ये पेपर अगर साइट से डाउनलोड भी किया है और उसको अपने आप करके भी देखा है तो आज आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। ये पेपर का सॉल्यूशन सिर्फ आपकी और एक्सरसाइज को और अच्छा और प्रूव करने के लिए है कि आपकी तैयारी को और अच्छा डायरेक्शन मिले। तो देर न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम CUET के ऑफिशियल पेपर का सॉल्यूशन जो NTA की साइट पे अपलोडेड है। ये पेपर का पहला क्वेश्चन जब हम देखते हैं, ये पेपर आपका पिछले साल CUET 2022 में कंडक्ट हुआ था और अब जैसा CUET का एग्जाम आपके पास ही है तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस के साथ में आपको आपकी प्रिपरेशन का आइडिया भी लगेगा और आपकी प्रिपरेशन को एक बेटर डायरेक्शन भी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट्स में आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर 1। CUET का सिलेबस हमारा क्लास 12th का ही सिलेबस है बट NCERT के ऑल 16 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं और आपको इस के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर आपको इस पेपर को करने के लिए 45 मिनट्स मिले थे बट फॉर दिस ईयर आपके केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्विंग के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 आपको करने हैं। तो क्वाइट इनफ टाइम है आपके पास और हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आगे धीरे धीरे सॉल्व करते हैं तो आप साथ के साथ मेरे सॉल्व भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट से। इन आयनिक सॉलिड आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यस, इट इज करेक्ट वन। Ionic solids are soft? No, it is not. Ionic solids are hard and brittle. Ionic solids are electrical insulators in the solid state. Yes. Ionic solid molten और aqueous solutions में कंडक्टर का काम करते हैं। Ionic solid conduct electricity in the molten state. Next statement is that ionic solid have low melting and boiling points. दिस डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट निकल कर आए जो करेक्ट है वो कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट A, C एंड D। तो आपके पास पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है विद द स्टेटमेंट A, C एंड D। द करेक्ट ऑप्शन इज A। Second question is also from the solid state. Atoms of element B from HCP lattice, okay, and those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compounds formed by the elements A and B? इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी मिलेगा और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हमें 2 एलिमेंट दिए हुए हैं A और B। अब आप देख सकते हैं A जो क्या करता है वो ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल पोजीशंस। टेट्राहेड्रल पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस B क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल। तो B का अगर हम नंबर लेंगे 1 तो टेट्राहेड्रल क्या होगा, उसका जस्ट डबल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल के डबल हैं और उसका भी वो क्या कर रहा है, 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। कंप्लीट 100% ऑक्यूपेशन वहां पे नहीं है, ऑक्यूपाइंग नहीं है। तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 4:3, दैट इज A4B3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन 2। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी हैं आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में, अपने बोर्ड के समय भी ये किए होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। Consider the 1m aqueous solution of the following compounds and arrange them in increasing order of elevation in the boiling point. अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन में से है बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमें 1m aqueous सॉल्यूशन दिए हुए हैं जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो सीधी से हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सभी सॉल्यूशंस के लिए I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वॉन हॉफ फैक्टर की। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं
वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ आई C6H12O6 के लिए क्या आएगी डियर स्टूडेंट, आपको पता है इसके लिए आई की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ना तो ये डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। फॉर द NaCl इट इज 2 Na प्लस एंड Cl माइनस। MgCl2 के लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस निकलेंगे, तो टोटल 3 आयंस विल बी देयर। AlCl3 की बात करें तो Al3 प्लस एंड 3 Cl माइनस, तो टोटल कितने आयन निकले, 4, तो आई की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन आएंगे बाय द डिसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, और 3 सल्फेट आएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने आयन्स आ गए, 5, तो आई की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमारे को लिखना है, हमें क्या आंसर देना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर देना है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम। के बी हमारा यहाँ पे बॉइलिंग कांस्टेंट है, एम हमारी मोलैलिटी है जो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा सबका फिक्स आ गया। तो आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा टीबी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आप देख सकते हैं ई के लिए सबसे ज्यादा है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ आई ये है, तो इसी ऑर्डर में हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। क्वाइट बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन V, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, वेट हमारे पास कितना है सॉल्यूट का, W दिया हुआ है 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकालेंगे हम, NaOH से निकालेंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूट क्या दिया हुआ है NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे 23 + 16 + 1 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे 5/40 इंटू 1000 और V हमारे पास है 450। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी जो कि आएगी 0.278 m। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आयनिक कंडक्टेंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, चैप्टर 3 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो चैप्टर 3 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन है, तो जहाँ पे हमें दिए हुए हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में ही ये पूरे 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड किस पे डिपेंड करती है। तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड डिपेंड कर रही है हमारी, पहला ऑप्शन देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, उस पर डिपेंड करती है। आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है। आयनिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, नो, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस, क्योंकि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो सॉल्यूशन में मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है। आयनिक कंडक्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यस, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा उनकी आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से आए जिसमें हम करेक्ट लगा सकते हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट डी एंड स्टेटमेंट ई। तो ए डी ई वाला ऑप्शन जो है आपके पास ऑप्शन डी, दैट विल बी द करेक्ट वन फॉर द question. Next question, lambda naught m for NaCl, HCl and NaOAC are 126.4, 425.9 and 91 Siemens centimeter square per mole। आपको कैलकुलेट करनी है lambda naught m for HAC। हमें एसिटिक एसिड के लिए HAC के लिए lambda m कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट lambda naught m HAC
इनकी हेल्प से हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास वो कैटायन और वो एनायन आने चाहिए जो हमें दिए गए हैं। तो जो हमारे को अपने डिजायर्ड सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन चाहिए, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को लैम्डा m को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या ऐड करेंगे। तो लैम्डा नॉट m HAC विल बी इक्वल्स टू, कैटायन है आपके पास HAC, तो कैटायन कहाँ से आ रहा है, HCl से आ रहा है, तो आपने लैम्डा नॉट m HCl की ले ली। अब आपके पास AC कहाँ से आएगा, फ्रॉम दिस, तो आपने उसकी लैम्डा नॉट NaOAC को ले लिया। देन लैम्डा नॉट NaCl हमने क्या कर दी, उसमें से माइनस कर दी। क्यों, क्योंकि देखो लैम्डा नॉट m HCl को मैं क्या लिखूंगी, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ओके, प्लस लैम्डा नॉट m Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट m AC माइनस, है ना। यहाँ पे ये O आना नहीं चाहिए, टाइपिंग एरर है फ्रॉम द पेपर, हम उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। लैम्डा नॉट Na प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m सब में लिख लीजिएगा H प्लस प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट m Na प्लस लैम्डा नॉट m AC माइनस माइनस, अभी इसका साइन चेंज हो गया, लैम्डा नॉट m Na प्लस एंड माइनस लैम्डा नॉट m Cl माइनस, सबके नीचे लैम्डा नॉट m भी। इक्वेशन को सॉल्व किया तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि लैम्डा नॉट m Na प्लस और लैम्डा नॉट m Na प्लस कैंसिल आउट हो गए, दोनों के साइन रिवर्स है एक दूसरे के, माइनस m। तो हमारे पास क्या बचा, देखो लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस, यही हमारा टारगेट है, बिकॉज इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m H प्लस प्लस लैम्डा नॉट m AC माइनस। तो अगर हम इनकी जो भी हमें वैल्यूज दी हुई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इस फॉर्म में अगर हम उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा नॉट m फॉर HAC ऑब्टेन हो जाएगी। तो HCl की कितनी दी हुई है हमें, 425.9। देन हमने क्या करना है, NaOAC कितना है 91, और उसमें से हमें NaCl की माइनस कर देनी है जैसी कि है 126.4। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। How much charge is required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus 2 Mn plus 2? From the Faraday's law, MnO4 minus convert हो रहा है Mn2 plus में। कैसे convert होगा dear students? By the gain of 5 electron. 5 electron का gain हो रहा है, it means it is accepting 5 Faraday charge, that is option B. अगेन चैप्टर 3 ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें से दूसरा सेगमेंट उसने लिया है। पहला क्वेश्चन आपका कंडक्टेंस में था और दूसरा क्वेश्चन अब आपका आ गया है इलेक्ट्रोलिसिस सेगमेंट में से। अगेन इलेक्ट्रोलिसिस सेगमेंट में से एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, प्रोडक्ट फॉर्म्स एट कैथोड एंड एनोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। एक्वस NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, कि सॉल्यूशन में Na प्लस और Cl माइनस आयन है, कहाँ से आए, NaCl से। ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है। ओके, कैटायन हमारे जाएंगे कैथोड पे और एनायन हमारे जाएंगे एनोड पे। बट हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस। अगर मोल्टन NaCl होता तो डायरेक्ट हमारे पास डिपोजिशन आ जाता,
कैथोड पे Na+ चला जाता और एनोड पे Cl- चला जाता। बट हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, इट मींस H+ और OH- भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, कैथोड पे वही मॉलिक्यूल पहले जाएगा जिसका SRP क्या है, हाई है। इट मींस H+ आपका मूव करेगा कैथोड पे, कैथोड पे जाके उसने मूव किया तो हमारे पास क्या आएगी, हाफ H2। H2 गैस आपकी आ गई कैथोड पे। दो ऑप्शन आपके डायरेक्ट ही कट हो गए। अब दो ऑप्शन में से आपको देखना है, कैसे पता चलेगा कि एनोड पे Cl- जाएगा या OH- जाएगा। अगर हम SRP के बेसिस पे करें तो जिसका SRP लो होता है वो एनोड पे जाता है। तो बाय लॉ आपका OH- जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ इट्स ओवर पोटेंशियल इट डज नॉट गो टू द एनोड। कौन जाता है एनोड पे, Cl-। तो Cl- जा रहा है, क्या होगा, साथ में वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू Cl2। प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा हमारा, H2 और Cl2 by the electrolysis of aqueous NaCl। आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज फॉर द कोल्ड फूड। इन तीनों में, चारों में से ऑप्शन में हमारा वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो केवल कोल्ड फूड में यूज हो सकता है। इट मींस आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो कोल्ड टेम्परेचर पे रखे जाते हैं उनके लिए। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एस्पार्टेम। बिकॉज ये जो हमारा स्वीटनर है ये हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर इट इज क्वाइट अनस्टेबल। ये अनस्टेबल हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बाकी स्वीटनर्स जो हैं वो आप हाई टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं। इट मीन्स आप उसको कॉफी चाय में यूज कर सकते हैं, बट दिस इज यूज फॉर ओनली द कोल्ड और फूड, दैट इज आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, लाइक दैट। Rate constant K for a reaction is 2.3 into 10⁻⁻5 liter per mole per second। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं। आपको क्या क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई है, आपको ऑर्डर पूछा है या आपको ऑर्डर दिया हुआ है और आपको यूनिट पूछी है। तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देखोगे तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपने देखी क्या है, लीटर मोल इनवर्स second inverse। it is the unit of second order rate constant। it means हमारे रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर का है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड। जीरो की हमारे पास होती है मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकेंड, कंसंट्रेशन ओवर टाइम, इसकी आ जाएगी हमारी सेकेंड इनवर्स, और हम यूं बोल सकते हैं कि टाइम इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे ये आ गई। तो और टर्शरी की हमारी क्या हो जाएगी, लीटर मोल -2 सेकेंड माइनस, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे यूनिट हमारी चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। The decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction if K is 2.5 into 10⁻⁻4 mole per liter per second, the rate of production of H2। अब हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, ओके, और उसके लिए रेट हमें दी हुई है। तो हम पहले सबसे पहले लिख ले देते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 की इक्वेशन। NH3 डिकम्पोज किस में होता है, N2 + 3H2 में। सभी ये रिएक्शन जानते हैं। NH3 अगर डिकम्पोज होगा तो N2 + 3H2 है, और फॉर्मेशन होगा तो N2 + 3H2 मिलके 2 NH3 बनाएंगे। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाह रही हूँ तो रेट क्या होगी, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो इट विल बी इक्वल्स टू डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट हमारा है NH3, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 विल बी -½ क्यों, क्योंकि हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इन्वॉल्व होगा रेट एक्सप्रेशन में। इट विल बी इक्वल्स टू प्लस
rate of appearance of N2 and also 1/3 of rate of appearance of H2। ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन आएगा इस रिएक्शन के लिए। अब हमें पूछा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 मतलब हमें इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है और हमें रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, K की वैल्यू हमें दी हुई है जो हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रेट आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है -4। ओके, इट विल बी इक्वल्स टू 1/3 इंटू dH2/dt। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इंटू 3 आ जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट यहाँ से कर देते हैं। अब आप इसको निकलोगे तो 7.5। क्वेश्चन नंबर 12, द मोलिकुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन इज NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2O। अगर हमें मोलिकुलरिटी निकालनी है तो मोलिकुलरिटी इज द रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली वन species is involved or taking part in the reaction, so the molecularity of decomposition of ammonium nitrite is 1. Which of the following is not the characteristic of physisorption? It arises because of van der Waals forces. Yes. It is not specific in nature. हमें क्या लिखना है, नॉट द करेक्ट। ओके, एक मिनट, हमें इनकरेक्ट को देखना है। ओके, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, नो इट्स क्वाइट लो, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, यस। तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट वन। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन आपका आया है चैप्टर 6 में से, सरफेस केमिस्ट्री में से, एडजॉर्प्शन टॉपिक से। Which one of the following is an emulsion? Again the question from chapter 6 surface chemistry, quite lengthy chapter है, 3 वाइड सेगमेंट इसमें हम ले सकते हैं, जो आपका एडजॉर्प्शन है, कैटालिसिस है एंड द कोलॉइड्स। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल लेना है, which one is not the example of following of example is an emulsion। emulsion का एग्जांपल कौन सा है, स्मोक, हेयर क्रीम, पेंट और चीज। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारा स्मोक है वो हमारा एग्जाम्पल है एरोसोल का, हेयर क्रीम हमारा एग्जाम्पल है इमल्शन का, पेंट हमारा एग्जाम्पल है सोल का और चीज हमारा एग्जाम्पल है जेल का। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बार इमल्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आए, आपके पास क्वेश्चन एरोसोल, सोल या जेल का भी आ सकता है सेम ऑप्शन के साथ में। तो आपके पास आपको पता चल गया, स्मोक इज एग्जांपल ऑफ एरोसोल, पेंट इज ऑफ सोल एंड चीज इज फॉर जेल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इमल्शन। कैप्रोलैक्टम इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर 15, 50 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कैप्रोलैक्टम, तो कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो कैप्रोलैक्टम मोनोमर हो गया। देखो कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला बना लेते हैं और आपको इसका आंसर भी पता है। कैप्रोलैक्टम का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है नायलॉन 6। नायलॉन 6 हमारा एग्जाम्पल नहीं है या इसका आंसर नहीं है, क्योंकि नायलॉन 6 हमारा किससे मिलता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से। तो नायलॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं 500 to 543 केल्विन पे, तो हमारे को मिलता है नायलॉन 6। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सोल? पॉजिटिवली चार्ज सोल आपका इनमें से कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट देखो स्टार्च कैसा है, नेगेटिव सोल है। गम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सोल। गोल्ड सोल इज also an example of negative soul and blood is example of positive soul. So हमारे ब्लड में ही पॉजिटिविटी फिल्ड है, नेचर ने ही हमारे ब्लड में पॉजिटिविटी भर के भेजी है। तो हमेशा कोई भी एग्जाम दो पॉजिटिव थॉट के साथ ही मूव करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। मैचिंग का क्वेश्चन है, क्वाइट इजी है। कौन सा ओर है आप देख सकते हैं, नाम हमें ओर के दिए हुए हैं और हमें मेटल आइडेंटिफाई करनी है। तो सिडेराइट का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, सिडेराइट इज FeCO3। तो हमारे पास आ गया ऑप्शन, सिडेराइट इज ऑफ आयरन। मेलेकाइट हमारा एग्जाम्पल है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, दैट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ और ओर ऑफ कॉपर। कैलामाइन क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिंक और बॉक्साइट तो हमें पता ही है, Al2O3 XH2O दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन ए का थर्ड आना चाहिए। देखो फर्स्ट कट हो गया, फोर्थ कट हो गया, ए का थर्ड ये रहा आपके पास, ए थर्ड बी सेकेंड, एक मिनट ये वाला ए का सेकेंड है हमारे पास, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, डायरेक्ट मैचिंग आपके पास आई है फ्रॉम द चैप्टर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेटलर्जी। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम सेम चैप्टर, वॉन आर्कल मेथड। वॉन आर्कल मेथड इज यूज्ड फॉर विच मेटल? वॉन आर्कल मेथड इज एग्जांपल ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। कहाँ मिलेगा आपको ये? वेपर रिफाइनिंग के सेक्शन में हम एक मेथड यूज करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, और इसमें हमारे पास वॉन आर्कल मेथड है और निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस है। तो मॉन्ड प्रोसेस भी बहुत बार आती है, तो मॉन्ड प्रोसेस हम यूज करते हैं निकल के लिए, और वॉन आर्कल हम यूज करते हैं टाइटेनियम और जर्केनियम के लिए। अब आपके पास निकल ऑप्शन है, इनकरेक्ट हो गया। जर्कोनियम इज द करेक्ट वन। कॉपर नो, टिन नो। जर्कोनियम हमने यूज किया, क्या करेंगे हम? जर्कोनियम की रिएक्शन हम आयोडीन से कराएंगे, एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और हम उसको वापस से हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू dissociate or decompose into the pure metal and the substance. Arrange the following hydrides in increasing order of thermal stability. आपको इन हाइड्राइड्स को इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है? फ्रॉम ग्रुप 16। ग्रुप 16 में हम मूव करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप में बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? ग्रुप में जाने पर डिक्रीज होती है। अगर मैं हाइड्राइड की स्टेबिलिटी की बात करूं तो इट डिक्रीजेस इन द ग्रुप, इट मींस ऑक्सीजन के हाइड्राइड दैट इज H2O की सबसे मैक्सिमम होगी और पोलोनियम H2PO की सबसे कम होगी। ठीक है, तो पहले वही ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पे H2O हमारा है A और पोलोनियम का हाइड्राइड है हमारा C। तो C शुड बी योर मैक्सिमम वन और A शुड बी योर मिनिमम वन। तो यहाँ पे हमारा A तो मिनिमम में है बट C हमारा मैक्सिमम में नहीं है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। A मैक्सिमम में है, C मिनिमम में है। ठीक है, डी में देख लेते हैं। डी में हमारा टेलुरियम आ गया H2Te। ई में हमारे पास है H2Se। एस में, बी में हमारा है, ई में हमारा H2S है और यहाँ पे हमारा H2Se बी। ये आ गया आपके पास ऑप्शन A, E, B, D, C। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम,
हाँ, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, हमें मैचिंग करनी है यहाँ पे, और प्रोसेस है, कंपाउंड है और उसकी प्रोसेस है, प्रिपरेशन मेथड है। तो अमोनिया के लिए प्रिपरेशन मेथड हेबर मेथड, ए का आ गया हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। फिर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए हमारे पास डिकॉन प्रोसेस, तो बी का आ गया थर्ड, बी का थर्ड। फिर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड नाइट्रिक एसिड ओस्ट्रॉल प्रोसेस इज यूज फॉर दैट, सो आपके पास आ गया ऑप्शन ए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस की डिटेल आपसे पूछी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस का नेम और द कंपाउंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। द फॉर्मूला ऑफ नोबल गैस स्पीशीज विच इज आइसोस्ट्रक्चरल, फिर BrO3 माइनस, BrO3 माइनस के साथ में आइसोस्ट्रक्चरल है, इट मींस सेम स्ट्रक्चर वो शो करते हैं। तो पहले हम BrO3 की माइनस की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। BrO3 माइनस, और ये हमारा आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी है हमारी, ट्रायगोनल पिरामिडल। अब जिनोन का जो कंपाउंड हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा वो हमारा क्या दिखाएगा, इसके साथ में सिमिलैरिटी दिखाएगा। तो XeO-F4, नो इट इज नॉट। इसकी ज्योमेट्री हमारे पास कैसी होती है, XeO4 की स्क्वायर पिरामिडल। कैसे होगा, ये सारे F और यहाँ पे आ गया हमारा O, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गई, तो ये कट हो गया। XeF2 हमें पता है लीनियर होता है, आप Xe रखो, और ये हमारा F, ये यहाँ पे F और बाकी लोन पेयर है ना। तो ये हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। XeO3, XeO3 की स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, इट इज सिमिलर टू BrO3 माइनस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। XeF4 हमारा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो जिनोन के कंपाउंड आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। जिनोन के कंपाउंड हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट को भी कवर करते हैं और इनकी प्रिपरेशन भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं मैचिंग, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द डी ब्लॉक, और वहां पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे मैचिंग करनी है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन है। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टाइटेनियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, Mn 3d5 4s2 और 3d9 4s1। कॉपर की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे को पता है +2 होती है। मैंगनीज इज शोइंग +7, टाइटेनियम विल शो +4 एंड +5। आपके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो पाते हैं वो ये है। इसका 3d10 4s2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे रिमूव होते, तो यहाँ पे आपका 3d10 4s1 आपका कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ से हमारे पास मैचिंग आ गई। ए के लिए हम लिखेंगे 5 थर्ड, ए के लिए हमारे पास थर्ड, बी के लिए आ गया हमारे पास, सॉरी ए के लिए है हमारे पास सेकेंड, बी के लिए है थर्ड, सी के लिए हमने लिया Mn के लिए फर्स्ट, और डी के लिए हमने लिया फोर्थ। ए सेकेंड, बी थर्ड, C1, D4. This will be your answer for the given matching. नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव E0 वैल्यू, किस मेटल ट्रांजिशन मेटल की E0 वैल्यू पॉजिटिव है। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ही अगर आपको याद हो तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि हमारे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है।
दूसरा डेटा अगर आपको चाहिए तो क्रोमियम की है -0.90 वोल्ट, वेनेडियम की हमारे पास आएगी -1.18 वोल्ट और निकल की तो हमें पता है -0.76 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर द ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन आस्क्ड पॉजिटिव E0 वैल्यू। Again the question from the D block elements, magnetic moment of divalent ion in aqueous solution of an element with atomic number 25। हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इट मीन्स म्यू की वैल्यू निकालनी है और हमारे को एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 25। एटॉमिक नंबर 25 दैट इज मैंगनीज 3d5 4s2, तो d5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। n इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 5, तो म्यू का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू इक्वल टू √n n+2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 इट मीन्स √35 दैट विल बी इक्वल्स टू 5.92। तो क्वाइट इजी फॉर्मूला है और क्वाइट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। डी ब्लॉक में कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और उन्हीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वी होप कि इस साल भी आपसे इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द आयन और द एटॉमिक नंबर और द डेटा विल बी स्लाइटली चेंज्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस? सी, कलर पे भी आपके पास क्वेश्चन आ गया है, क्वाइट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कलरलेस इट मीन्स कलर का रीजन हमें पता है, कलर ऑफ द डी ब्लॉक क्या आ जाएगा, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा, जिसके पास नहीं होंगे वो शो नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं स्कैंडियम +3 क्या आ जाएगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन D0। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है हमारा D1s2, तो ये हमारा तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। वेनेडियम क्या आ जाएगा 3d3 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो D3 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बच रहा है वेनेडियम 2+ का। मैंगनीज अभी हमने देखा 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये भी कलर शो करेगा। कोबाल्ट +3 3d7 4s2, तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो कोबाल्ट +3 d6, स्टिल इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका कलरलेस आयन कौन सा हो गया, स्कैंडियम +3, बिकॉज इट हैज no unpaired electron, it has D0 configuration. DD transition will not be possible here. Question number 26, half of the question paper we have done. Now we are moving to the next half of the question paper, that is among the following statement choose the correct statement. Organic section हमारा आ गया है। देखिए फर्स्ट बुक से आपके 25 क्वेश्चंस निकल गए, मतलब आपका जो पेपर है बहुत बैलेंस्ड वे में बना गया है। फर्स्ट बुक से आपके 25 क्वेश्चंस निकल गए, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आपके सेकंड बुक से एक्सपेक्ट हम करते हैं कि होगा और हम उसी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो SN2 केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स विद द स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। यस, हमने देखा है SN2 जो हमारी कंसर्टेड मैकेनिज्म की रिएक्शन है वहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन इन्वॉल्व होगा। कंडीशन ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट आपके पास होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इनेंशियोमर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो ये आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ओके, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 enantiomers in equal proportion is known as racemic mixture. यस, D और L का इक्वल मिक्सचर होता है रेसिमिक मिक्सचर। The stereoisomers related to each other as superimposable mirror image is called enantiomers. Yes. And the last statement, the objects which are non-superimposable on their mirror images are said to be chiral and property is known as chirality. Yes, it is also the correct one. तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से सही आ गए, ऑप्शन A, C,
देखते हैं हमारे पे कहीं पे कुछ हमने ऑप्शन देखे, 3 ही करेक्ट हैं, तो हमने कहीं पे कोई एरर कर दी है जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। द स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड टू एज, ओके। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यहाँ पे हमारे पास, हमने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया, जबकि आपके पास ऑप्शन में ही ऐसा नहीं है कि जिसमें 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो। तो थोड़ा सा और अलर्ट हमें रहना पड़ेगा। ऑप्शन ए, सी एंड ई आर द करेक्ट वन फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता तो ये करेक्ट हो जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट रीड कर लिया सुपर इम्पोजेबल। IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये आपका नियो ग्रुप आ गया, पेंटिल है, इट मीन्स 5 कार्बन आ गए और उसमें क्लोराइड है, तो ये आ गया नियोपेंटिल क्लोराइड। नंबरिंग कर लेते हैं, कहाँ से नंबरिंग आएगी, सब्स्टिट्यूट आपका ये है, तो 1 नंबर, 2 एंड 3। 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आ गया 1 पे क्लोरो और 2 पे 2 मिथाइल आ गए और 3 कार्बन की हमारे पास प्रोपेन आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ में कंपाउंड है और HCl के साथ हमें उसकी रिएक्शन करानी है। डियर स्टूडेंट, अगर हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप गिवन है और हमें रिएक्शन करानी है HCl के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ हीट है, तो सिंपल हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा हमेशा हीट की प्रेजेंस में, तो हीट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कब होता है, हमेशा साइड चेन में होता है। इट विल नॉट ऑन द रिंग, तो ये रिंग का जहाँ पे है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। इट विल बी ओनली ऑन साइड चेन, तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट वन होगा। अगर यहाँ हीट की जगह आपको लुईस एसिड दिया होता तो वहां पे हम रिंग सब्स्टिट्यूशन करते, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अल्कोहल चैप्टर से आपके पास है अगेन क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट रिगार्डिंग है, ये क्वेश्चन भी हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यस, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन एटम्स। नो, ब्रांचिंग जितनी इंक्रीज होती है बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज होता है, क्योंकि ब्रेकेज पॉइंट बढ़ जाते हैं। Boiling points of alcohol are lesser in comparison to haloalkanes comparable to molecular mass. अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से हमेशा हायर होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। यस, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, आपके पास 29 क्वेश्चन में कई जगह आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑफिशियल पेपर में आपको इंट्रा भी मिल सकता है, 1-2 सेट में ऐसा भी है। तो बट ऑप्शन जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइपिंग एरर को इग्नोर करना पड़ेगा अगर यहाँ पे इंट्रा लिखा हुआ है तो। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट डी और स्टेटमेंट ई आर द करेक्ट वन, दैट इज द ऑप्शन ए। क्योंकि अगर आप यहाँ इंट्रा को लेते हो तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन वाला कोई या 2 करेक्ट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन होना चाहिए था, ऐसा कोई नहीं है। तो बट ए और डी का साथ में भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ई, जहाँ पे आपको यहाँ पे इंट्रा को अवॉइड करना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। अब आपको उनकी एसिड स्ट्रेंथ बनानी है। तो एसिड स्ट्रेंथ में हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, प्रोपेन 1 ऑल हमारा कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। एसिडिटी हमारी कैसे इंक्रीज होती है पहले तो वो देख लेते हैं। देखो, एसिडिटी इंक्रीजेज विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इट डिक्रीजेज विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। पहला फैक्टर तो हमारा ये देखना है हमें। अब हमारे पास फिनॉल 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 फिनॉल, तो यहाँ पे तो हमारा यही फैक्टर काम करेगा और उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल में किसकी एसिडिटी आती है। तो पहले फिनॉल लेंगे, ये फिनॉल है, इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को लगाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। इट मीन्स फिनॉल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हो गया, तो 4 मिथाइल, ये जो आपका ई है वो यहाँ आ गया और डी आपका यहाँ आ गया। कंपेयर करना अभी हमने स्टार्ट किया है, हमने ऑर्डर अभी नहीं बनाया है। फिर हमारे पास है फिनॉल पे नाइट्रोफिनॉल लगाएंगे और 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल लगाएंगे। इट मीन्स नाइट्रो ग्रुप हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो उसकी एसिडिटी फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। एक से ज्यादा आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए हैं तो एसिडिटी और इंक्रीज हो गई, क्योंकि 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए हैं, अब दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, एसिडिटी और बढ़ गई। तो फिनॉल के चारों कंपाउंड में तो हमने ये ऑर्डर डिसाइड कर लिया। अब हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा प्रोपेन 1 ऑल है इसकी और इनके कंपैरिजन में कहाँ पे बैठती है। तो सभी ऑप्शन में आप वैसे भी देखोगे तो प्रोपेन 1 ऑल क्या आएगा, अल्कोहल की जो हमारी एसिडिटी होती है वो कैसी होती है, कम होगी इन कंपैरिजन टू फिनॉल। तो आपका ए आ गया यहाँ पे। 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल था हमारा सी और हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल था बी। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा बैठता है जिसमें सी मैक्सिमम है, सी, बी, डी, ई एंड ए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बाकी सब में तो देखो ई ऑप्शन करेक्ट हो ही गया, तो सी आपका सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ का है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट बताना है। आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है और उसकी NaBH4 से आपको रिएक्शन करानी है। देखो बेटा, NaBH4 की रिएक्शन करानी है तो NaBH4 किसको, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और ये किसको अफेक्ट करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप को ही अफेक्ट करता है, उन्हीं को रिड्यूस करता है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे है और किस में रिड्यूस करेगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, OH में। तो आपका एल्डिहाइडिक कार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो पहले ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में भी नहीं, इस ऑप्शन में आपके पास एल्डिहाइडिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया, इस पे ये कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। इट ओनली रिड्यूसेस द एल्डिहाइडिक कार्बन और कीटोनिक कार्बन टू अल्कोहल, it doesn't includes or affects esteric carbon. The product of the following reaction is, this is again from the chapter 12 alcohol, phenol and ether. फिनॉल में आपने एसिडिटी देखा, अल्कोहल के केस में आपने रिएक्शन देख ली और अब आपके पास आ गई ईथर सेगमेंट से रिएक्शन जहां पे HBr के साथ क्लीवेज है, गिवन ईथर का एल्किल फिनाइल ईथर है, इथाइल फिनाइल ईथर है और इसकी HBr के साथ रिएक्शन है। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी हम एरिल एल्किल ईथर का क्लीवेज कराते हैं या उसकी रिएक्शन हम
HX के साथ कराते हैं तो क्या होगा, क्लीवेज में हमारा RO बॉन्ड ब्रेक होता है और फिनॉल बनती है। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, इस बॉन्ड के क्लीवेज में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दिस बॉन्ड गेट्स द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो आपके पास फिनॉल और एल्किल हैलाइड से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, और ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। Amino acid in zwitter ion from show acidic behavior, basic behavior, amphoteric behavior और neutral behavior। अमीनो एसिड्स हमारे ज्विटर आयन में तो कब बनता है, ये हमारा एक अमीनो एसिड है। ठीक है, और जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, ये H+ कहाँ पहुंच जाएगा, NH2 ग्रुप पे पहुंच जाएगा। Now it will convert into NH3+ and COO-। This is our zwitter ion। और ज्विटर आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे 2 चार्ज हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपके ज्विटर आयन का बिहेवियर कैसा होता है, वेदर इट इज एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बाइपोलर स्ट्रक्चर बन रही है, बट इसका बिहेवियर कैसा होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। मोनो पॉजिटिव और मोनो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज ईच अदर, सो इट विल शो न्यूट्रल बिहेवियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जहां हमारे पास अगेन मैचिंग का एक क्वेश्चन है। इन लिस्ट 1 नोमेनक्लेचर इज देयर एंड लिस्ट 2 स्ट्रक्चर इज देयर। तो आपको दिए हुए कंपाउंड्स को उसके स्ट्रक्चर के साथ मैच करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम मैच कर सकते हैं। देखो फर्स्ट का क्या आ जाएगा हमारा, या ए का जो है हमारा क्या आ जाएगा, एसिटोफिनॉन बेंजल्डिहाइड। ये रहा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजोइक एसिड C6H5COOH फोर्थ में आ गया, और बेंजोफिनॉन हमारा आ गया, ये रहा। तो अब इन ऑप्शंस को आप मैच कर लोगे इनको, तो हमारा आ जाएगा ए का 2nd, बी का 1, सी का 4th एंड डी का 3rd। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वाइट सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच सिंपल केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी सेगमेंट में से क्वेश्चन है, और इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल दोनों ही एल्डिहाइड हैं और इनके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कौन सा टेस्ट हम इसके लिए यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस वी कैन यूज इट। देखो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये हमारा इथेनॉल है, ये हमारा प्रोपेनॉल है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जिनके पास CH3CO ग्रुप होता है। CH3CO ग्रुप है अगर, तो वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो इथेनॉल के पास ये ग्रुप है, तो ये टेस्ट तो आयोडोफॉर्म बनाएगा। इथेनॉल हमारा आयोडोफॉर्म बनाएगा और बन जाएगा CHI3, जबकि जो प्रोपेनॉल है उसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। टॉलरेंस टेस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है, तो दोनों ही एल्डिहाइड है, तो ये टेस्ट से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फेलिंग टेस्ट भी इज यूज फॉर ओनली एल्डिहाइड्स, तो ये दोनों ही ये टेस्ट दे देंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ल्यूकास टेस्ट आल्सो वी कैन अप्लाई बिकॉज इट इज यूज फॉर द OH ग्रुप। तो दोनों ही CHO वाला आप टेस्ट नहीं ले सकते, अल्कोहल का टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट भी नहीं ले सकते। द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ethanol and propanol will be the iodoform, where ethanol will give the test and form yellow solid iodoform. Next question, which of the following compound would undergo aldol condensation? aldol condensation कौन सा देगा, तो aldol condensation वही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो इन कंपाउंड्स में से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हमारा aldol condensation देगा। तो HCHO, ओके, नो अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, नो अल्फा हाइड्रोजन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल
2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 पे मिथाइल ग्रुप, CH2 CH3. Again it has no alpha hydrogen, will not give the aldol condensation. तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बनता है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड. आप देख सकते हैं CH3 CHO, इसका एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया C6H5 CH2 CHO. तो ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आ गए. तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड हमारा देगा aldol condensation. Among the following statements, choose the correct statement. Again, correct statement का आपके पास question है, and this question is from the chemistry in everyday life. Analgesic reduce or abolish pain, okay, without causing impairment of consciousness, mental confusion. Yes, it is the correct one. Tranquilizers are neurological inactive drugs. These are neurological active drugs. Morphine is the example of non-narcotic drugs. No, it is example of narcotic drug. Disinfectant are applied to inanimate objects, whereas antiseptics are applied to the living tissues. Yes, disinfectants जो होते हैं जो हम inhale नहीं कर सकते, outer layer पर आप inanimate objects पे उनको apply करते हो to remove the germs or to reduce the germs. Same substance can act as antiseptic as well as disinfectant by varying the concentration. Yes, it is also example. 1% phenol and 2% phenol solutions are example of that. तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से, स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट आ गए? स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट डी एंड स्टेटमेंट ई. तो आपके पास आ गया ऑप्शन ए विद द स्टेटमेंट ए, डी एंड ई. Out of the following artificial sweetening agent, which one has the highest sweetening value comparison to cane sugar? तो डियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं कि इनमें किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है. तो वो डायरेक्ट आप फैक्ट बेस में भी कर सकते हैं. हाईएस्ट आपकी होती है एलिटेम की, जो स्वीटनेस वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा एलिटेम की है. अगर सेक्रिन की बात करेंगे तो इट इज़ 550. अगर मैं सुक्रोलोज की बात करूँगी इट इज़ 600 और एस्पार्टेम की बात करेंगे तो 100. तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट पे ही इस पेपर में आपका ये दूसरा क्वेश्चन है. पहले हमने कोल्ड फूड में स्वीटनिंग एजेंट निकाला था, दैट वाज एस्पार्टेम, और हम स्वीटनिंग वैल्यू के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. तो मैक्सिमम स्वीटनेस इज फॉर एलिटेम, सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. Among the following polymers, which one is copolymer? कोपोलीमर हमें आइडेंटिफाई करना है. कोपोलीमर कौन सा होगा? हम देखते हैं एडिशन पॉलीमर्स आते हैं, होमोपॉलीमर और कोपोलीमर. होमोपॉलीमर में क्या होंगे? सेम मोनोमर यूनिट आती है, तो प्रोपीन की सेम मोनोमर यूनिट्स आ जाएंगी, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर. सिमिलरली पॉलीस्टाइरीन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, क्योंकि सारी स्टाइरीन यूनिट्स रिपीट हो रही हैं. पॉलीविनाइल क्लोराइड, again vinyl chloride units are repeating, it is also an example of homopolymer. Last option D will be your the correct one. हालांकि ये भी exact नहीं है कोपोलीमर का एग्जाम्पल में, ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, बट हाँ इन तीन ऑप्शन में दिस इज द मोस्ट करेक्ट वन, तो आप इसको चूज कर सकते हैं. Among the following which one is a disaccharide? डाइसैक्राइड कौन होते हैं? जो हाइड्रोलिसिस पे दो मोनोसैक्राइड्स देते हैं, वो हमारे डाइसैक्राइड्स होते हैं. तो ग्लूकोज इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैक्राइड, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. ग्लाइकोजन इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसैक्राइड, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. माल्टोज इज एग्जांपल ऑफ डाइसैक्राइड. स्टार्च इज फर्दर एग्जांपल ऑफ पॉलीसैक्राइड. तो माल्टोज जो है हमारा डाइसैक्राइड का एग्जांपल है, और ये ऑन हाइड्रोलिसिस हमें क्या देगा? ग्लूकोज की 2 यूनिट्स देगा, इसलिए ये एग्जांपल है डाइसैक्राइड का. ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 यूनिट्स और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. नाउ द क्वेश्चन नंबर 41 to 45, इट्स अ पैसेज बेस्ड, दीज आर द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. आपके पास 2 पैसेज आने वाले हैं और उन पे आपके पास 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं. पैसेज for question number 41 to 45, the reaction of amines with mineral acids to form ammonium salt shows that these are basic in nature.
Amines have an unshared pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as Lewis base. Basicity of amine is related to their structure. Basic character of amine depends upon the ease of formation of cation by accepting a proton from the acid. The more stable the cation is relative to amine, more basic is the amine. तो ये एक पैसेज आपका लिया गया है चैप्टर 13 अमाइन से, जहां अमाइन के बेसिक बिहेवियर को कंसंट्रेट किया गया है, उस पे एम्फेसिस किया गया है. तो मूव करते हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम सॉल्ट व्हेन इथाइल अमीन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl. ओके, इथाइल अमीन रिएक्ट कर रही है हमारी C25NH2. ये हमारी इथाइल अमीन हो गई, HCl से रिएक्ट कर रही है, 1 मोल ऑफ HCl है तो हम यहाँ पे एक ही लेंगे. क्या बन जाएगा हमारा, बेस है हमारी अमाइन, बना लेगी अमोनियम सॉल्ट प्लस NH3 प्लस एंड Cl माइनस. यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये आपका एक ही मोल रिएक्ट कराना है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, जैसा आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है. ओके, तो दे आर फॉर्मिंग अमोनियम सॉल्ट. तो दिस इज द सॉल्ट मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइलअमीन एंड 1 मोल ऑफ HCl. Among the following amines, which one is most basic? अब इन एक्वस सॉल्यूशन, आपको जब भी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस दी गई है तो आपको देखना है whether it asks in aqueous solution और in gas phase. अगर एक्वस सॉल्यूशन में पूछा गया है तो उसके बाद आपको देखना है कि मिथाइलअमीन और इथाइलअमीन. तो डियर स्टूडेंट्स, इन एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास इथाइलअमीन्स हैं. फॉर इथाइलअमीन्स हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, इथाइलअमीन्स के लिए हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, देन आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री एंड देन NH3. 2 डिग्री इथाइलअमीन इज द मोस्ट बेसिक, तो हमें यहाँ मोस्ट बेसिक ही पूछा है, हम यहाँ पे बता सकते हैं डाइइथाइलअमीन इज द मोस्ट बेसिक अमीन अमंग दिस. अगर लीस्ट पूछता तो हम अमोनिया पे टिक करते. The correct order of basicity of amines in gas phase. गैस फेज में और एक्वस फेज में दोनों का ऑर्डर डिफरेंट होता है. गैस फेज में जो बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, I प्लस आई इफेक्ट पर. जितने प्लस आई एफ ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ही बेसिसिटी होगी. तो यहाँ पे हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट या एल्किल ग्रुप्स किस पे सबसे ज्यादा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. 3 डिग्री अमाइंस पे सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप्स हैं. आई इफेक्ट कैसे बढ़ता है, आर ग्रुप बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आर ग्रुप्स, एल्किल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे तो आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और आई इफेक्ट बढ़ता है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है. तो दैट विल बी द ऑर्डर कि 3 डिग्री अमीन विल बी द मोस्ट बेसिक, 2 डिग्री अमीन विल बी द लेसर वन एंड द 1 डिग्री विल बी द लीस्ट बेसिक. Among the following, which one has the highest pKb value? Highest pKb means the amine will be the least basic. अमीन आपकी कैसी होगी, लीस्ट बेसिक होगी. अगेन इथाइलअमीन है आपके पास, फेनिल मिथाइलअमीन है, आपके पास डाइमिथाइलअमीन है और एनिलीन है. तो आप देखो कि ये तो हमारी मोस्ट बेसिक है. 2 डिग्री अभी हमने देखा था ऑर्डर, 2 डिग्री आ गया, 1 डिग्री आ गया, फिर 3 डिग्री आ गया, 1 डिग्री आ गया एंड देन NH3. फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एनिलीन. ओके, तो हमारे पास ये तो मोस्ट बेसिक हो गई, ये ऑप्शन भी कट गया. अब हमारे पास बचे ये दोनों. इन दोनों में हमारे पास किसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, मतलब लीस्ट बेसिक कौन सा है. तो देखो यहाँ फिनाइल, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एनिलीन पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, इट मीन्स बेसिसिटी इंक्रीज होगी. तो दैट विल बी मोर बेसिक देन द एनिलीन. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. लीस्ट बेसिक होगी हमारी एनिलीन, और हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पीकेबी होगी एनिलीन की, बिकॉज इसका लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, in the resonance with ring.
Question number 45. Among the following, which one has the highest KB value? Highest KB means most basic. तो अभी हम कर ही चुके हैं मोस्ट बेसिक. इथाइलअमीन ही है मोस्ट बेसिक, अभी हमने किया था. क्वेश्चन वही का वही है, रिपीट हो गया आपके पास सिर्फ ऑर्डर. अभी देखो यहाँ पे आपके पास इथाइलअमीन भी है और 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और मिथाइलअमीन भी है. मिथाइल से इथाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्यों? प्लस आई इफेक्ट के कारण. तो ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया. अब इथाइल में 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट भी आ गया. अब ये क्या आ गई आपकी? टर्शरी अमीन आ गई. तो सबसे बेसिक जो है कौन सी है? इथाइलअमीन और हाईएस्ट केबी वैल्यू. नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं. फॉर द क्वेश्चन नंबर 46 to 50, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ligands can use its n-1 d, ns, np, nd orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry. These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pairs for bonding. It is usually possible to predict the geometry of a complex from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of the valence bond theory. Consider the formation of this complex and answer the following question. ओके, तो इस पैसेज में हमें वीबीटी का एक आइडिया दिया गया है कि वीबीटी का कंसेप्ट क्या है. इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस होती है. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विद लिगेंड ऑर्बिटल्स है, ज्योमेट्री डिसाइड होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड होते हैं. सारा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक आइडिया इस पैसेज में दिया गया है. अब हमें बताना है इस कॉम्प्लेक्स के लिए पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर. आईयूपीएसी नेम ऑफ अबव कोऑर्डिनेशन एंटिटी. देखो बेटा, आईयूपीएसी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO NH3 5 Cl Cl2. ठीक है, पहले हम कैटायन का नाम करेंगे, फिर एनायन स्फीयर का नाम करेंगे. तो ये कैटायन स्फीयर हमारे पास आ गया, कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, इसका नाम करेंगे. और इसके नाम में हम पहले क्या करेंगे? लिगेंड्स का नाम करेंगे. लिगेंड में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे. तो हमारे पास ये अमीन है, ये क्लोरिडो है. क्या आ जाएगा? पेंटा अमीन. क्लोरीन कितनी है? एक ही है, और वो कैसा है? नेगेटिव लिगेंड है, क्लोरिडो. पेंटा अमीन क्लोरिडो. लिगेंड्स कंप्लीट हो गए, मेटल पे आ गए, कोबाल्ट. क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है? कैटायन है, तो कोबाल्ट रहेगा. मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी निकल जाएगी? यहाँ पे देखो एक Cl है, बाहर 2 है, इट मीन्स यहाँ पे +2 चार्ज है. कोबाल्ट थर्ड और Cl2 क्लोराइड. द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. अब यहाँ पे आप देखो तो कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है. इस क्वेश्चन के लिए भी आप बोनस मार्क को क्लेम कर सकते हो. ऑप्शन सी में अगर यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं होता तो ये सही हो जाता. यहाँ पे सिर्फ कोबाल्ट होता तो सही हो जाता. ये 8 यहाँ पे नहीं आना चाहिए था. ऑप्शन डी कैन बी ऑल्सो द करेक्ट वन. ये तो दोनों कट ही हो गए. ऑप्शन डी कैन बी द करेक्ट वन अगर यहाँ पे डाई नहीं होता, क्योंकि काउंटर आयन का नंबर हम कभी शो नहीं करते हैं. तो पेंटाअमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और पेंटाअमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. तो ऑप्शन सी में 8 नहीं होता या ऑप्शन डी में डाई नहीं होता तो आपका आंसर करेक्ट आ जाता. फर्स्ट 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हैं, जहाँ पे हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स भी फॉलो नहीं हो रहा. कोबाल्टेट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आप बोनस मार्क कर सकते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स का नाम होगा पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 47, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. इट मीन्स आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इट मीन्स आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. अभी हमने निकाला था कोबाल्ट इज इन थर्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स कोबाल्ट 3+. तो
3d7 4s2 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए और ये क्या आ जाएगा 3d6। ठीक है, इसको देख के हमें लगता है कि अरे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4.9 हमारा बोर मैग्नेटॉन इसका आ जाएगा। बट देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है NH3 लिगेंड है। NH3 लिगेंड के इफेक्ट में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो अब कंडीशन आएगी वो ये आएगी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट विल कॉज द पेयरिंग, और पेयरिंग के कारण क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 0, सो म्यू विल बी 0। ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। द हाइब्रिडेशन ऑफ कोबाल्ट इन द अबव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोबाल्ट का हाइब्रिडेशन कॉम्प्लेक्स हम वापस से लिख लेते हैं, CONH3 Cl Cl2। इस कॉम्प्लेक्स में हमें कोबाल्ट का हाइब्रिडेशन निकालना है। देखो बेटा, अभी हमने देखा कोबाल्ट +3 था, 3d6 है, पेयरिंग भी हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें अभी दिख ही रहा है, यहाँ पे हमें 6 लिगेंड को सेट करना है। तो 6 लिगेंड को सेट करना है तो क्या हो जाएगा 3d के 2, 4s और 4p के, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा आ गया D2sp3। इट विल बी अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपके 3d इन्वॉल्व होंगे फॉर द हाइब्रिडेशन टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द अबव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बना रहा है, D2sp3 हाइब्रिडेशन में जा रहा है। D2sp3 हाइब्रिडेशन, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कॉम्प्लेक्स देखोगे तो कॉम्प्लेक्स से भी निकाल सकते हो, CONH3 Cl Cl2। 5 मोनोडेंटेट लिगेंड है हमारे NH3 के, प्लस 1 मोनोडेंटेट लिगेंड है हमारा Cl। टोटल 6 ligands are bound there, so it means coordination number is 6. Next question, last question of the question paper. The primary valence of cobalt in above coordination entity, CONH3 Cl Cl2. This question is based on the Werner theory. प्राइमरी वैलेंस उसने पूछा है, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। और इसके बाहर जो भी स्पीशीज है वो क्या है, हमारी प्राइमरी वैलेंस है, which is ionizable and satisfied by the anion. दो एनायन है हमारे पास, 2 Cl यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो हमारा प्राइमरी वैलेंस हो गया 2। तो गिवन कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंस या काउंटर आयन का नंबर आया 2। तो दिस इज ऑल अबाउट द CUET ऑफिशियल पेपर ऑफ 2022 केमिस्ट्री पेपर। आई होप कि आपने अपने आंसर्स इसके साथ मैच किए होंगे। इट गिव्स अ क्वाइट डिटेल्ड आइडिया अबाउट द क्वेश्चन पेपर, और सॉल्यूशन से आपको आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके CUET का पेपर अब आने ही वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CUET एग्जाम। डू योर बेस्ट, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप रेजोनेंस का PSPD लॉगिन कर सकते हैं। आपको आपके सारे डाउट्स और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू।